सविता, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमज़ोरी बन गए हैं और तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता है। अपने बच्चों की गलतियों पर हमेशा की तरह पर्दा डाल रही हो। तुम उन्हें और भी कमज़ोर बना रही हो। दोनों कमाते हैं, अपना जीवन अपने बलबूते पर जिएंगे। मैं कब तक पैसा भेजता रहूँगा? रमेश जी ने अपनी पत्नी सविता को समझाया। सुनो जी, मुझे कुछ नहीं पता। आप बिमल और कमल को चेक भेज दीजिए। दोनों को पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं तभी खाना खाऊंगी। सविता जी ने अपना फैसला सुना दिया। सविता, बुढ़ापा आ रहा है, हमें हमारे लिए भी तो कुछ धन रखना होगा। तुम समझती नहीं हो, रमेश जी ने निराशा से कहा। हमारा धन तो हमारे बच्चे हैं जी, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो बेटों की माँ को किस बात की चिंता? सविता जी ने रमेश जी की बात अनसुनी कर दी। थक हार कर रमेश जी ने दोनों बेटों को 1-1 लाख रुपए का चेक भेज दिया। रमेश जी का अपना व्यापार था। सालों से उसी व्यापार के बलबूते पर परिवार को पाला। दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की और दोनों की दूसरे शहर में अच्छी नौकरी भी लग गई। दोनों बेटों ने शहर में अपना संसार बसा लिया। अब वो कभी कभी गांव आते थे। जब कभी भी रुपयों की ज़रूरत पड़ जाती थी तो अपनी माँ सविता को फ़ोन कर देते थे। सविता जी दोनों बेटों को जान से ज़्यादा चाहती थी। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी, चाहे अपने पति रमेश जी से झगड़ा ही क्यों ना हो जाए। सविता, दोनों बेटों की अच्छी नौकरी है, फिर भी तुमसे पैसे मंगवाते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्हें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं आजकल अकेले ही धंधा संभालता हूँ। मेरा धंधा भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। पहले से बोल देता हूँ, अब की बार रुपए मांगे तो मैं दे नहीं पाऊँगा, रमेश जी ने कहा। आप अपने रुपए अपने पास रखिए, मेरे पास जेवर हैं, उन्हें बेचकर पैसे भेज दूंगी, पर अपने बेटों को तकलीफ नहीं होने दूंगी, सविता जी ने गुस्से में बोल दिया। माँ बाबूजी, आप शहर आ जाइए, हमने नया घर लिया है, उसका मुहूर्त निकलवाया है। दोनों शहर जाते हैं। बेटों ने आसपास ही घर लिए थे। दोनों के घर काफ़ी आलीशान थे, जो उनकी कमाई से लेना संभव नहीं था। पिताजी, बैंक से कर्ज लेकर घर हम ले लिए हैं, हम लोग चुका देंगे। इतना कर्ज और इतनी किस्तें, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? रमेश जी ने पूछा। आप भी बच्चों की खुशी में खलल डाल रहे हैं। बैंक से तो सभी कर्ज लेते हैं, मेरे बच्चों ने ले लिया तो क्या हो गया? सविता जी ने बीच बचाव किया। रमेश जी चुप हो गए। दोनों गांव वापस लौटकर आ गए। कुछ समय बाद फ़ोन आता है। माँ, हमें थोड़े से पैसे और चाहिए। रमेश जी ये सुनते ही आग बबूला हो गए। एक तो अपनी चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं और अब रुपए बाप से चाहिए। मेरा भी धंधा मंदा चल रहा है, मैं पैसे नहीं भेज सकता हूँ। आप मेरे जेवर ले जाकर बेच दीजिए, मुझे बच्चों को पैसे भेजने हैं। सविता ने फिर जिद की। रमेश जी सविता के जेवर बेचने को तैयार नहीं हुए। सविता, तुम बच्चों के मोह में सब भूल चुकी हो। मैं ये जेवर बेच दूंगा, पर जिनके लिए हम इतना कर रहे हैं वो बच्चे क्या हमारी तकलीफ में हमारा साथ देंगे? ज़रूर देंगे, सविता गर्व से बोली। सविता, हम शहर चलते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास जीत गया तो जेवर बेच दूंगा, और अगर मेरा शक जीत गया तो कुछ नहीं देकर आऊँगा। दोनों शहर चले जाते हैं। तुम वहाँ पर कुछ बात नहीं करना, मैं जो कहूँ हाँ में हाँ मिला देना। शाम को बिमल और कमल अपने परिवार के साथ बैठ जाते हैं। रमेश जी कहते हैं, मेरा व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा है। तुम दोनों को जो भी रुपया भेजा उसका ब्याज बढ़ गया है, और नहीं चुकाएंगे तो सेठ हमसे घर छीन लेगा। तुम्हारी माँ के जेवर मैं पहले ही बेच चुका हूँ, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तुम दोनों थोड़ी सी मदद कर दो तो हमारे सर के ऊपर छत रह जाएगी, नहीं तो हम वो गांव का घर बेच देते हैं और अपने दोनों बेटों के नए घर में रहने आ जाते हैं। आखिर मैं भी कहाँ तक काम करूँगा? अब हारी बीमारी भी लगी रहती है, आराम करने की उम्र है। ये सुनते ही बच्चे सकते में आ गए। बहुओं के मुंह गुस्से में लाल हो गए।
उन्होंने दोनों पतियों को इशारे से कह दिया कि ये तो संभव नहीं है। माँ और बाबूजी, अभी तो हमने नया घर बनवाया है, काफ़ी खर्च हो गया है, अभी इसमें काफ़ी कुछ काम करवाना है, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप घर बिकता है तो बिकने दो, वैसे भी बहुत बड़ा घर है। आप कोई किराए का छोटा सा घर ले लो, वहीं गांव में रहो। यहाँ शहर में मन ना लगेगा, हमारे घर में भी इतनी जगह नहीं है। हमारा कमरा दोनों बच्चों के अलग कमरे और एक कमरा मेहमानों के लिए है। अब दोनों बहुओं के मायके वाले भी आते जाते जो रहते हैं। आप दोनों कहाँ पर रहोगे? बिमल और कमल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सविता जी के होश उड़ गए। जिन बच्चों के लिए वो गहने तक बेचने को तैयार थीं, उन बच्चों के घर में मेहमानों के लिए कमरा है, पर माता पिता के लिए नहीं है। सविता जी का विश्वास टूट गया और रमेश जी का शक जीत गया। आखिर तुम दोनों की असलियत खुल ही गई। मैं अपने बच्चों पर जान देती हूँ। मैं अकेली तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता से भी लड़ लेती हूँ, लेकिन तुम दो होकर भी अपने एक माता पिता को नहीं संभाल सकते हो। मैं आंख बंद करके तुम दोनों को पैसे भेजती रही। आज हमें थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो तुम दोनों ने मना कर दिया। घर में मेहमानों के लिए कमरे हैं, पर अपने माता पिता के लिए जगह नहीं है। ईश्वर की कृपा है, हमने घर भी गिरवी नहीं रखा है और मेरे जेवर भी सही सलामत हैं। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें तुम दोनों खरे नहीं उतरे। हमेशा अपनों बच्चों के लिए मैंने पति से झगड़ा किया। बुरा वक्त आने से पहले ही हम संभल गए हैं। अब अपनी माँ से 1 रुपए की भी उम्मीद मत रखना। गांव के घर और जेवर पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। बिमल और कमल शर्मिंदा थे, पर सविता जी और रमेश जी वहाँ नहीं रुके और जेवर लेकर अपने गांव आ गए। महीनों तक सविता जी रोती रहीं, बेचैन और परेशान सी रहने लगीं। बच्चों के बिना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा। पढ़ने और पढ़ाने का शुरू से शौक था। बाद में वो मजबूत हुई। अपने बड़े से घर में उन्होंने स्कूल खोल दिया। गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने लगी। अपने जेवर को बेचकर सारा पैसा गरीब लड़कियों की शिक्षा में लगा दिया। 2 कमरे अपने लिए रखकर उन्होंने पूरे घर को विद्यालय बना लिया। रमेश जी के व्यापार से घर खर्च निकल ही जाता था। बच्चों की चहल पहल से मन लगने लगा और आत्मसंतुष्टि भी मिली। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों का मोह बुढ़ापा में तकलीफ़ों का कारण है। अगर बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं तो माता पिता को भी कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। पूरी ज़िंदगी तो बच्चों के लिए ही लुटा दी। अब कम से कम बुढ़ापे में बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझने दें। बच्चों का लालच देख रमेश जी के मन में जो शक आया वह सही निकला। रमेश जी ने अपने बच्चों पर अंधविश्वास न कर अपने लिए अच्छा निर्णय लिया। इस कहानी में आपको रमेश और सविता जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।